मैम एक लॉयर्स की बॉडी है अधिवक्ता परिषद, इट इज नॉट अ बार। इज नॉट अ बार। बार एसोसिएशन की तरह इनकी कोई बार एसोसिएशन नहीं है, वो उनकी परिषद है। परिषद है उनकी। इट इज एन आइडियोलॉजिकल बॉडी ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस, उनका संगठन है। नो नो, नथिंग फ्रॉम दिस साइड, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। उनका संगठन है मैम। उस उनकी बॉडी में योर ऑनर 4 बार अटेंड करके आई थी, 26 दिसंबर को, 22 को, 17 मार्च 2023 को, 30 अगस्त 2024 को और 8 अगस्त 2025 को। उनकी जो आइडियोलॉजी है, हम उस आइडियोलॉजी के सख्त खिलाफ और खुल के खिलाफ हैं उस आइडियोलॉजी। और ये केस पॉलिटिकल केस है और मैं आऊंगा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में बोला, सुप्रीम कोर्ट का पेज 117 मेरी रिक्यूजल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट का मैं वो लगा रहा हूँ। इन अ फंक्शनल डेमोक्रेसी गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, परसेप्शन मैटर्स लाइक सीजर्स वाइफ एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी मस्ट बी अबव बोर्ड। नॉट सो लॉन्ग एगो दिस कोर्ट हैड castigated the CBI comparing it to a caged parrot. It is imperative that CBI dispel the notion of it being a caged parrot. Caged parrot का क्या मतलब है? Who is controlling that cage? Cage किसका है? Obviously the political establishment at the center. तो सुप्रीम दोस्तों नमस्कार, मैक्सम न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली की हाई कोर्ट के बारे में। दिल्ली के हाई कोर्ट की एक हाई प्रोफाइल जज स्वर्णकांता शर्मा के बारे में। ये केस ये इसलिए लाइमलाइट में आया कि 13 तारीख को अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के अंदर ये सरेआम कह दिया कि आपसे हमें न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी और संघ की सोच रखती हैं। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस केस से अपना नाम वापस ले लें या आप इस केस से अपने आप हट जाएं। लेकिन स्वर्णकांता शर्मा ने इस मामले को कोर्ट में अपने बचाव में कुछ न कुछ तर्क दिए, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से असंतुष्ट दिखे। उन्होंने कहा कि आपका पिछला इतिहास हमारे पार्टी के जितने भी नेताओं के बारे में आपके पास केस आए, हमें नाउम्मीदी ही मिली है। आपको याद होगा कि दिल्ली में शराब नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के लोगों ने, एलजी ने ये आरोप लगाए थे कि दिल्ली शराब नीति में अरविंद केजरीवाल व उनकी सरकार ने करोड़ों रुपए का स्कैम किया है। उस चीज़ को लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर लगभग 23 लोग जेल जा चुके थे। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, यानी कि लगभग पूरी टीम, टॉप लीडरशिप को दिल्ली पुलिस ने उसमें एक्यूज किया था। लेकिन 2-2.5 साल तक सीबीआई इस मामले में कोई विशेष पुख्ता सबूत कोर्ट में हाजिर नहीं कर सके। तो आपको मालूम है कि किस तरीके से पिछले 2-2.5 साल तक सरकार को और अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में जो साजिशन अफवाह फैलाई गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और उनके नेताओं द्वारा, जिस तरीके से अनर्गल उनके ऊपर आरोप लगे, लेकिन उनको साबित करने के लिए सीबीआई 2-2.5 साल तक कोई भी मजबूत पुख्ता सबूत 23 लोगों के खिलाफ में नहीं पेश कर पाई। इस मामले को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल और उनके साथ में 23 लोग जो इस केस से जुड़े हुए थे उनको एक्विटल दे दिया, यानी कि उनको सजा आरोपों से मुक्त कर दिया। जो चार्ज उनके ऊपर लगे थे उनको डिस्चार्ज कर दिया, ये कहकर कि सीबीआई ने साजिश करके एक राजनीतिक दल के नेताओं और सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ में जो मुकदमा दायर किया, उसमें आरोपियों के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत या ऐसा कोई भी कागजात वो पेश करने में असफल रहे, जिसकी वजह से उनको सभी नेताओं को, किसी को 6 महीने, किसी को 2 साल, किसी को 18 महीने, इस तरीके से काफ़ी समय तक जेल के पीछे रहना पड़ा। मनीष सिसोदिया तो 18 महीने तक जेल में रहे और उनकी पत्नी काफ़ी बुरी हालत में हॉस्पिटलाइज रही। इन सब ग्राउंड के आधार पर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल व उनके साथ में जो 23 लोग थे उनको बेल मिल सकी, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल सकी। तो अब आप ये समझ लीजिए
कि राजनीति में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किस हद तक सत्ताधारी लोग जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए जीता जागता नमूना ये दिल्ली की शराब नीति में जिस तरीके शराब नीति घोटाले को लेकर जिस तरीके से जांच एजेंसियों की कार्रवाई और उनके कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगा, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने साफ सीधे तौर पे स्वर्णकांता शर्मा जी जो दिल्ली में हाई कोर्ट हैं उनकी बेंच में अरविंद केजरीवाल और उन 23 लोगों की जो दोष मुक्त वाले आदेश पर फिर से जांच करने के लिए उनके पास आया है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया, आप पर हमें भरोसा नहीं है, आप संघ और बीजेपी की मीटिंगों में जाती रहती हैं, तो इस वजह से हम आपके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए आपको इस केस से अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। एक मेरे मन में ये बायस ये पैदा होता है, देयर इज अ रीजनेबल बायस इन द माइंड ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। कि मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करती आप फॉलो करती हैं? नहीं, आप कह रहे हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आप मैं ये कह रहा हूँ यू माइट बी सिंपैथेटिक बिकॉज आप 4 बार गई हैं, यू माइट बी सिंपैथेटिक टू दैट आइडियोलॉजी। कहने आप मतलब में आपने जो आर्गुमेंट किया मैं केवल वही लिखवाऊंगी। आपका आर्गुमेंट, मेरा आर्गुमेंट मैं बता देता हूँ। मेरा आर्गुमेंट क्या है, एज आई सेड इट हैज टू बी द माइंड ऑफ द लिटिगेंट। आपके 4 बार जाने से मेरे माइंड के अंदर ये इंप्रेशन पैदा होता है कि उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रोग्राम में 4 बार जाने से, चूंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूँ, विल आई गेट जस्टिस। So he also states that this court has attended some programs organized by Adhivakta Parishad, which follows a particular ideology. He hasn't defined the ideology. Just say I don't think he has anything against me. No, personally. ma'am. Fine. क्यों मुझे गुस्सा ना चढ़ाएं प्लीज। अच्छा चलो, so he states that since this court has attended the programs of an organization which is following an ideology which is opposite to his ideology, his party's ideology, and they openly oppose that ideology, it has given rise to apprehension in his mind that this court may be more inclined to them. Will I get justice? There a doubt has be more inclined to them, giving rise to a doubt as to whether he will get justice from this court. आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा कि स्वर्णकांता शर्मा जो कि पहले भी संघ की मीटिंगों में या यूं कहें कि अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ परिषद में जिस तरीके से उनकी सभाओं में मौजूदगी रहती है, तो इससे साफ पता चलता है उनकी सोच संघ और भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है और हम इस विचारधारा के कट्टर खिलाफ में हैं। इस वजह से हम दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा पर विश्वास नहीं कर सकते। उन्होंने एक बात का और भी खुलासा किया कि स्वर्णकांता शर्मा के जो बच्चे हैं, ईशान शर्मा और शांभवी शर्मा, केंद्र सरकार के लीगल डिपार्टमेंट में इम्पैनल्ड हैं। यानी जो कुछ केंद्र सरकार के अंदर ही केंद्र सरकार के जो एसजी हैं, यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उन दोनों के बॉस हैं। तो ये समझ लीजिए कि अगर तुषार मेहता चाह लेंगे तो उन बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में स्वर्णकांता शर्मा से आम आदमी पार्टी के पक्ष में या अरविंद केजरीवाल की टीम के पक्ष में कोई फैसला आ जाए, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो सौरभ भारद्वाज ने और अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर कहा कि जब आपकी सोच संघ और भारतीय जनता पार्टी की है तो आपके ऊपर हम विश्वास कैसे करें। आपको इस केस से अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। मिला हुआ है एक्साइज पॉलिसी मैटर का, जहां ट्रायल कोर्ट ने 23 अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया था। इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में और ये मैटर जस्टिस शर्मा के सामने लिस्टेड है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कुछ और लोगों ने ये डिमांड किया कि जस्टिस शर्मा इस केस से खुद को अलग करे। उनका कहना है कि इस मैटर में इम्पार्शियल हियरिंग का डाउट है, लेकिन जज ने अब तक रिक्यूजल से मना कर दिया है और आर्ग्यूमेंट्स 13 अप्रैल 2026 के लिए लिस्टेड है। अब तक डिबेट सिर्फ इतनी थी कि जज का कंडक्ट अनयूजुअल है या नहीं।
सौरभ दास ने अपने पहले एनालिसिस में ये हाईलाइट किया था कि जस्टिस शर्मा ने 165 सिमिलर केसेस के पैटर्न से अलग जाकर इस पर्टिकुलर केस में अनयूजुअली स्ट्रेंज इंटरेस्ट लिया है। कोर्ट में उन्होंने लिखा भी है कि जस्टिस शर्मा क्लियरली डिपार्टेड फ्रॉम अ यूजुअल पैटर्न ऑफ हैंडलिंग सच मैटर्स एंड हैड टेकन एन अनयूजुअली स्ट्रेंज इंटरेस्ट इन दिस केस। अब ये एक ऐसा पॉइंट था जो इंडिविजुअली शायद इग्नोर हो सकता था, लेकिन जब मल्टीपल चीजें एक साथ जोड़ने लगी तो एक पैटर्न सामने आता है। और अब जो नया ट्विस्ट आया है उसने इस पैटर्न को और भी गहरा कर दिया है। जर्नलिस्ट ने रिवील किया है कि जस्टिस शर्मा के दोनों बच्चे ईशान शर्मा और शांभवी शर्मा दोनों को यूनियन गवर्नमेंट के पैनल्स पर अपॉइंट किया गया है, और वो भी सेम डेट्स पर। 11 सितंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट पैनल्स और 21 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट पैनल्स। और ये कोइंसिडेंस लग सकता है, लेकिन लीगल फ्रेटर्निटी के लिए ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। डिटेल्स और भी इंटरेस्टिंग है। ईशान शर्मा के पास सुप्रीम कोर्ट का ग्रुप ए पैनल है और दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर पैनल काउंसिल का स्टेटस। दूसरी तरफ शांभवी शर्मा, जिनके पास सिर्फ 4 साल का एक्सपीरियंस है एज एन एडवोकेट, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप सी पैनल और दिल्ली हाई कोर्ट में गवर्नमेंट प्लीडर का रोल मिल गया है। और यहीं पर सवाल उठता है मेरिट का, प्रोसेस का और सबसे इम्पोर्टेंट परसेप्शन का। लीगल दुनिया में पैनल काउंसिल बनना कोई छोटी बात नहीं होती। ये सिर्फ एक डेजिग्नेशन नहीं है, ये एक गेट अवे है गवर्नमेंट लिटिगेशन, विजिबिलिटी, इनकम एंड इन्फ्लुएंस का। और जैसे सौरभ दास ने हाईलाइट किया, पैनल काउंसिलशिप इज अमंग द मोस्ट कवेटेड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लीगल पैट्रोनेज इन द सिस्टम। मतलब ये पोजीशन डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और जो टॉप लॉ ऑफिसर्स होते हैं वही इन्हें एलोकेट करते हैं। पर प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। वही गवर्नमेंट के टॉप लॉ ऑफिसर्स जिनके अंदर ये पैनल काउंसिल काम करते हैं, वही इस पॉलिटिकली सेंसिटिव केस में जस्टिस शर्मा के सामने अपीयर हो रहे हैं। यहाँ एक डायरेक्ट सवाल खड़ा होता है, और वो ये है कि क्या ये सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करती है या कम से कम अपीयरेंस ऑफ बायस। लॉ का प्रिंसिपल यहाँ क्लियर है, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। ये सिर्फ एक कोर्ट नहीं है, ये जुडिशियल एथिक्स का बैकबोन है। रिक्यूजल के कंटेक्स्ट में टेस्ट ये होता है कि क्या एक रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बायस एग्जिस्ट करता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक्चुअल बायस प्रूव हो, लेकिन अगर एक आम लिटिगेंट को ये लगता है कि जस्टिस शायद फेयर नहीं होगा, तो भी जज को स्टेप असाइड कर लेना चाहिए। और इस केस में कई अक्यूज्ड ये फील कर रहे हैं कि जस्टिस मे नॉट बी डन इम्पार्शियली। ये उनका परसेप्शन है, और लॉ के हिसाब से परसेप्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना रियलिटी। अब और डेटा देखते हैं जो इस डिबेट को और इंटेंस बना देती है। एक आरटीआई के थ्रू ये पता चला कि ईशान शर्मा को 2023 में 2487 केसेस मिले, 2024 में 1784 केसेस और 2025 में 1633 केसेस। ये नंबर सिर्फ बड़े नहीं है, बल्कि कंपैरिजन में और भी ज्यादा अलार्मिंग हो जाते हैं जब ये सामने आता है कि उन्हें कुछ सालों में इतने केसेस मिले जितने टॉप ईडी लॉयर्स को भी नहीं मिले। ये इंडिकेट करता है कि उन्हें सस्टेन्ड एंड सब्सटेंशियल एलोकेशन ऑफ स्टेट वर्क दिया गया है। और अब एक आम लॉयर के पर्सपेक्टिव से सोचिए, सालों की मेहनत, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस के बाद भी पैनल मिलना मुश्किल होता है, और यहाँ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड में इतने सारे पैनल्स और इतना काम मिलना नेचुरली क्वेश्चन रेस करता है। ये डायरेक्टली किसी रॉन्ग डूइंग का प्रूफ नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को डेफिनेटली चैलेंज करता है, और ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। सौरभ दास ने पहले भी एक केस में हाईलाइट किया था जहां जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के सुप्रीम कोर्ट एलिवेशन के बाद उनके बेटे के मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी। पैटर्न वहां भी सिमिलर था और कंसर्न भी वही था। सिचुएशन और सीरियस तब हो जाती है जब जुडिशरी के अंदर से भी आवाज उठने लगती है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मनमोहन ने ओपनली ये कंसर्न भी रेस किया था कि पैनल काउंसिल अपॉइंटमेंट्स में करप्शन हो सकता है और एक्सट्रानियस कंसिडरेशंस का रोल हो सकता है।